Good afternoon, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing the series of economy previous year question paper for UPSC, we've seen that, just a second, we've seen that few lectures and so many questions. So, continuing this series, we have more such interesting questions of past year paper, जहाँ पे हम अभी भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, AIIB, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन, ठीक है. India is the largest shareholder in AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank. AIIB does not have any members from outside India. ठीक है, तो सी जो आपका स्टेटमेंट 1 है, दैट इज AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशंस, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट. वाई? बिकॉज AIIB में जो है टोटल 97 मेंबर्स आर देयर. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है मोर देन 80 मेंबर्स नेशंस, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन AIIB, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है. हाउ? बिकॉज चाइना इज the highest or the largest shareholder in AIIB with sharing capitals of 26%, अराउंड 26% के लगभग में क्या है. ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर. ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 7.5% या फिर 7 पॉइंट के अप्रॉक्स जो है इसका क्या है आपका शेयर होल्डिंग. सो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया. तो दो वाले जो स्टेटमेंट है ये ऐसे ही आपकी ये इसकी कहानी खत्म है. AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया. ठीक है, अब कैसे होगा? टोटल 97 जो है मेंबर नेशन है, मेंबर कंट्रीज है, और आपको पता है कि इतने सारे जो 97 जो है ये एशिया में जो है कंट्री नहीं है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और जो आपका स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 3 है कॉन्ट्राडिक्टरी है नेचर में. तो अब पहला सही है तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा. तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर थोड़ा सा आप इफ यू विल अप्लाई द लॉजिक कि एशिया की बात करी जा रही है कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, और ऊपर में कह रहा है कि मोर देन 80 मेंबर्स. ठीक है, तो आपको पता है कि एशिया में मोर देन 80 मेंबर्स है ही नहीं, है ना. 97 मेंबर्स जो है टोटल जो है इसके मेंबर कंट्रीज हैं, नेशन है, और एशिया में इतनी सारी कंट्रीज है ही नहीं. तो ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. और इसी तरीके से जो ए है दैट इज 1 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है आपका इज पब्लिश्ड बाय 2019 का क्वेश्चन है ये. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज अंकटैड. ठीक है, अंकटैड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक. तो जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज जो है पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, गोल्ड ट्रेंच. गोल्ड ट्रेंच is river trench refers to what? A loan system of the World Bank, one of the operations of central bank, या फिर a credit system granted by WTO to its member, या फिर a credit system granted by IMF to its members. ये 2020 का क्वेश्चन है, 2020 गोल्ड ट्रेंच के बारे में पूछा जा रहा है. तो गोल्ड ट्रेंच जो है a credit system granted by IMF, that is इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, टू इट्स मेंबर्स. ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड
इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होगा वो? इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स essentially in a listed company. It is largely non debt creating capital. ठीक है, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरली कम, जो इन्वेस्टमेंट्स कम इन इक्विटी, ठीक है, इक्विटी में आता है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है दे कैन कम इन इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड, दोनों में, ठीक है, क्योंकि जो एफडीआई है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, अब इतना ज़्यादा फंड लेकर के कोई लोन तो देने नहीं आएगा, तो शेयर होल्डिंग, ठीक है, और शेयर होल्डिंग तो दे विल कम अप विद न्यू टेक्नोलॉजी, उसका टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका पर्पस ही है टू गेन द प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना जो है, एफडीआई का क्या पर्पस है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये बेयर करना पड़ेगा एफडीआई के केस में, लेकिन जो एफआईआई के केस में है दैट इज नॉट, वहां पे ऐसा नहीं है, दे कैन कम इन इक्विटी एज वेल, इन बॉन्ड एज वेल, बॉन्ड में है, ठीक है, इक्विटी में है, यहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पे ये जाएगा, दैट्स ऑल। सो it is the investment which involves debt servicing, है ना, it is the investment made by foreign institutional investor in the government security, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं है, इक्विटी है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इक्विटी नहीं है, ठीक है, इक्विटी नहीं है। इक्विटी मीन्स व्हाट? इक्विटी मीन्स शेयर, और गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है उसमें क्या शेयर नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है? शेयर नहीं होता है। डेट सर्विसिंग, नो, नॉट डेट सर्विसिंग, इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट essentially in a listed company, no, it is a largely non debt creating capital, non debt creating capital, ठीक है, मतलब इक्विटी है, ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। with reference to trade related investment measures, that is TRIMS, देखो जो WTO है that is very very important, as you can see in few lectures कि WTO से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो WTO हो या फिर वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर वो IMF हो, these three institution becomes very very important with respect to UPSC एग्जामिनेशन, अगर आप इकोनॉमी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है, इकोनॉमी के प्रिपरेशन में दीज थ्री इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपका ये है एंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन ये जो कह रहा है कि दे अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नो, यहां पे सर्विसेज जो है इंक्लूडेड नहीं है ट्रिम्स वाले अग्रीमेंट में, ठीक है। ट्रिम्स वाले, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो ट्रिम्स वाले जो अग्रीमेंट है वहां पे सर्विसेस आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये स्टेटमेंट कहना कि दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट कोड, तो क्या हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन इज सी, ठीक है। Moving to the next, consider the following: foreign currency convertible bonds, foreign institutional investment with certain conditions, global depository receipts, ठीक है, and non-resident external deposits. Which of the above can be included in foreign direct investment? तो जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है दे आर द कंपोनेंट ऑफ एफडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ऑल्सो
नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ठीक है, जो एनआरआई के जो डिपॉजिट्स हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रादर दे आर द पार्ट ऑफ बैंकिंग कैपिटल्स ऑफ एनआरआई, बैंकिंग कैपिटल्स ऑफ एनआरआई, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीओपी का जो कैपिटल अकाउंट है वहां, ठीक है, ऑल्दो एफडीआई ये भी जो है आपका दैट इज द पार्ट ऑफ क्या, दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, consider the following statement, the effect of devaluation of a currency is that it necessarily, अब देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets, increase the foreign value of domestic currency, ठीक है, improve the ट्रेड बैलेंस। देखो डीवैल्यूएशन का मतलब थोड़ा सा समझ लो, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, ठीक है, अब अभी अपन के लिए मान लेते हैं कि क्या, कि $1 की जो जो प्राइस है दैट इज ₹80, मतलब यू हैव टू पे 80 रुपीज टू परचेज अ डॉलर, ठीक है। इफ देर इज अ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी दैट मीन्स व्हाट, कि जो रुपीज का जो वैल्यू है दैट इज डिग्रेडिंग, वो कम हो रहा है। $1 इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल कि अब क्या है, इज ₹90, मीनिंग व्हाट, कि यू हैव टू पे 90 रुपीज फॉर द परचेज ऑफ सेम डॉलर, ठीक है, उसी डॉलर को खरीदने के लिए अब जो है आपको क्या 90 रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब क्या कि वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, पहले 80 रुपए में ही खरीद लिया जाता था, अब आप उसको खरीदना पड़ेगा 90 रुपीज पे करके। अंडरस्टैंडिंग इट, अब क्या होगा जब ऐसा होगा, तो सपोज करो कि a person who wants to purchase $1 वर्थ का कोई भी आइटम, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू पे 80 रुपीज, है ना। या फिर ऐसे समझो कि इनिशियली $1 में एक बर्गर मिलता है यूएसए में, ठीक है, लेकिन ₹40 में आपका एक बर्गर मिलता है, सेम बर्गर इन इंडिया। तो जो यूएस सिटीजन्स हैं दे विल प्रीफर दिस इंडियन बर्गर, इजंट इट, क्यों, क्योंकि $1 में उसको 2 बर्गर आ जाएगा, एक में वहां पे मिल रहा है एक बर्गर $1 में, और यहाँ पे 40 रुपीज में जो है अभी एक बर्गर मिल रहा है। मतलब क्या, और आपको पता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है, 80 रुपया। मतलब क्या कि $1 लेकर के आएगा वो, है ना, 80 रुपीज उसको मिलेगा, और 80 रुपीज में क्या करेगा वो 2 बर्गर लेकर के यहां से चला जाएगा। लेकिन अगर वो यूएसए में ही खरीदता तो व्हाट, यूएसए में अगर ही खरीदता तो उसको $1 में एक ही बर्गर मिलता। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू बर्गर ओनली, देयर आर लिस्ट ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। तो अगर डिवैल्यूएशन होता है सपोज करो, तो यहां तक तो 80 रुपए में आपको 2 बर्गर मिल जाता, लेकिन जैसे ही डिवैल्यूएशन हुआ तो मतलब 2 से कुछ ज्यादा बर्गर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट लिमिटिंग टू आपका बर्गर, ये 2 रुपया और ये जो 90 रुपया है ये नहीं है, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। तो आप देख रहे हो कि जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मीनिंग व्हाट, की जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन प्रोडक्ट्स का इन द फॉरेन मार्केट दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो यही कह रहा है कि व्हाट विल हैपन, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी क्या होगा, इज दैट इट नेसेसरली, ऐसा होना ही है कि इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, नहीं, ठीक है। इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, अब ट्रेड बैलेंस डिपेंडेंस ऑन मल्टीपल अदर फैक्टर्स, तो ये भी चीज नहीं होगा, है ना। तो आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन A 1 ओनली, ठीक है।
अब है विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट। देख रहे हो ये सब क्वेश्चन जो है आपका, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी मैंडेटरी टू फॉलो, है ना। तो विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड sanitation sector, ठीक है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, ठीक है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज correct statement, but it is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization. ये क्या है? Incorrect है. This water credit initiative is launched by water.org is a non-profit organization. इसके aegis में जो है this is the initiative. तो आपका जो statement 2 है is incorrect की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक के एजिस में ये इनिशिएटिव है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 and 3 जो है दैट इज आपका इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि द रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगेन ये सब जो है आपका करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, या फिर वर्ल्ड बैंक। क्या होगा? ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है से रिलेटेड आपका रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate, ठीक है। एक तो होता है nominal exchange rate that is NER, दूसरा होता है nominal effective exchange rate. Again these are the matter of discussions, ठीक है। नीर है आपका RER रियल एक्सचेंज रेट है, ठीक है। उसके बाद RER है दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, है ना। तो एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट्स इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। एन इंक्रीजिंग ट्रेंड in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear. So आपका जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. So which one of the above statement are correct? 1 and 3 only. Option C जो है आपका is the correct answer. ठीक है. With reference to the convertible bonds, consider the following statement. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bond pays a lower rate of interest. ठीक है. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer price. ठीक है. Both the statement are correct. तो क्या हो जाएगा? Both 1 and 2 are the correct, that is option C. उसके बाद है आपका फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दैट इज FRP ऑफ सुगर केन इज अप्रूव्ड बाय क्या? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है. एंड उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ agriculture. Then you have agricultural product market, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी. तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है दैट इज फॉर सुगर केन, है ना. दैट इज अप्रूव्ड बाय किसके द्वारा? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज ऑप्शन ए जो है आपका इज द
correct answer, but it is implemented by commission for agricultural cost and price. ठीक है. In India, markets in agricultural products are regulated under Essential Commodities Act 1955, Agricultural Produce Market Committee Act enacted by states, Agricultural Produce Grading and Marketing Act 1937, Food Products Order 1956 and Meat and Food प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973. तो जो मार्केट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है दैट इज रेगुलेटेड बाय आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, दैट इज APMC. ठीक है. द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का जो एम है वो क्या है? मेजरली जो भी फर्टिलाइजेशन यूज होता है सॉइल में उसका चेकअप करना. ठीक है. सॉइल चेकअप के लिए जो है ये आपका क्या है? स्कीम है. तो एक्सपैंडिंग द कल्टीवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, नो. Enabling the banks to assess the quantum of loans to be granted to farmer on the basis of soil quality, loan से related ये नहीं है. ठीक है. Checking the over use of fertilizers in farmlands, yes. ठीक है. अगर over use है fertilizers का तो that is the provision of soil health card scheme. Option जो है आपका B is the correct answer. ठीक है. Moving to the next, what is are the advantage या फिर advantages of implementing the national agriculture market scheme. ठीक है. national that is नाम scheme. ठीक है. E-नाम electronic platform. It is a pan-India electronic trading portal for agricultural commodities. Yes, it is a pan-India electronic trading portal. ठीक है. जहाँ पे farmers can trade with the commodity, जहाँ भी उसको अच्छा प्राइस मिलेगा वहाँ पे क्या कर सकता है? वो सेल कर सकता है. ठीक है. It provides the farmers access to nationwide markets. Correct है. Provides the farmer what? Access to nationwide markets with prices commensurates with quality of their produce. ठीक है. डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस. जितना अच्छा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्वालिटी होगा प्रोड्यूस का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्राइस होगा. तो ऑप्शन जो है आपका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन सी दैट इज बोथ 1 and 2 जो है आपका इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग. एरिका नट. एरिका नट क्या है? सुपारी, इसको हिंदी में कहते हैं जो पान में आप लोग खाते हो, दैट इज एरिका नट. देन यू हैव बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट्स दैट इज रागी. ठीक है. रागी, मरवा, ये सब है ये. ग्राउंड नट, सेसामम. सेसामम मीन्स व्हाट? तिल. और टर्मेरिक. तो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस द MSP फॉर विच ऑफ द अबव. किसके किसके लिए है? एरिका नट के लिए नहीं है. बार्ली के लिए यस, MSP आर देयर. ठीक है. कॉफी के लिए भी नहीं है. फिंगर मिलेट्स के लिए यस. उसके बाद ग्राउंड नट, जस्ट अ सेकेंड, यस, ग्राउंड नट्स के लिए. उसके बाद सेसा मम के लिए इज देयर बट नॉट फॉर टर्मरिक. तो क्या क्या हो गया? 2, 4, 5 एंड 6. 2, 4, 5 एंड 6. ऑप्शन बी जो है आपका क्या है? करेक्ट आंसर. फैक्चुअल क्वेश्चन. ठीक है. फैक्चुअल क्वेश्चन. With reference to the organic farming in India, consider the following statements. ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के रेफरेंस में आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है, लेट्स रीड इट. द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन दैट इज NPOP है ना, इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट. उसके बाद है जो आपका एपेडा है, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, फंक्शंस एज द सेक्रेटरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP. उसके बाद है सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट. ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है. सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट. ठीक है. एपेडा जो है दैट फंक्शन एज अ सेक्रेटरिएट ऑफ
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपॉप, दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। और ये जो एनपॉप है दैट इज आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक production, that is not under the guidelines and direction of Union Ministry of Rural and Development, rather MOCI, that is MOCI, Ministry of Commerce एंड इंडस्ट्री। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट 1 इज इन करेक्ट, 2 एंड 3 ऑप्शन बी जो है आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स to the Food Corporation of India is the minimum support price plus bonus if any paid to the farmers plus ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली होगा, या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली होगा, या फिर प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यस, प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चेंज फॉर गोडाउन्स नो। सो ऑप्शन सी जो है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज व्हाट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इसमें से कौन सा है जो इट विल बी कंसीडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। सो फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, computerization of PACS, that is PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। उसके बाद है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, या फिर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम, या फिर सेटिंग अप ऑफ cold storage facilities by government. Yes, setting up of cold storage facilities by government, that will be considered as public investment in agriculture, ठीक है। अगर कोल्ड स्टोरेज बनता है, कोल्ड स्टोरेज बनता है तो वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या दैट विल बी कंसीडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है दैट विल बी स्टोरेज, दैट विल बी स्टोर, ठीक है, कहाँ पे, इन द कोल्ड स्टोरेज। तो ये आपका क्या है, सही है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय द बैंकिंग सिस्टम, नो, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जहां से समथिंग कुछ रिटर्न्स कैन कम, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, नो। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, यस, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, यस, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होता है एट विलेज लेवल, वहां पे उसका कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, नो। तो ऑप्शन जो है आपका ये स्टेटमेंट 2, 3 एंड 6 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, दैट इज 2, 3 एंड 6 ओनली, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या फिर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। क्या वो एमएसपी है, क्या वो गवर्नमेंट ट्रेडिंग है, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग है, या फिर कंज्यूमर सब्सिडीज है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने हैं, मैंने वो चाहे एमएसपी हो, गवर्नमेंट ट्रेडिंग हो, या फिर गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग हो, या फिर कंज्यूमर सब्सिडीज हो, दैट ऑल ऑफ देम आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया। क्यों, अगर एमएसपी है, ठीक है, तो एमएसपी अगर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, दैट मीन्स फार्मर जो है, फार्मर को क्या मिल रहा है कि श्योर्ड प्राइस मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइस होगा वो मार्केट में अफेक्ट करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का ट्रेडिंग है ना, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, अगर गवर्नमेंट इज स्टॉक पाइलिंग और इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इफ गवर्नमेंट इज गिविंग दोज स्टॉक वाला थिंग्स, स्टॉक वाला जो राइस है, व्हीट है, जो भी है ना, तो वहां पे भी आपका क्या होगा, प्राइस गॉट अफेक्टेड। कंज्यूमर का सब्सिडी मिल रहा है तो उससे भी जो है आपका क्या होगा कि प्राइस अफेक्ट होगा। तो कौन सा आंसर है आपका, 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी जो है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर। नाइजर क्या है, नाइजर है काली
तिल, हिंदी में काली तिल, नाइजर इंग्लिश में सीड्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी फॉर नाइजर सीड्स, ये करेक्ट है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि बार्ली के लिए है। ठीक है, उसके बाद से यू हैव एंड there are other also. Niger is cultivated as kharif crop. Yes, Niger is cultivated as kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. Yes, this is also true, क्योंकि some की बात करी जा रही है कि yes, some जो है they use आपका Niger seed as a oil for cooking. नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ, यस ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, और ऊपर वाला ये स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। ऑल जो 3 है दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट of 2006. The medium enterprises are those with investment in plant and machinery between rupees 15 crore and 25 crore. See, ये जो एक्ट है, ये जो है रिसेंटली इट हैज़ बीन चेंज द definition of MSME जो है got recently changed, so you have to look into that. ठीक है कि क्या है, बट ये क्वेश्चन है आपका 2023 का। सो on that basis or under the MSMED Act 2006, the medium enterprises are those with investment in plant and machinery between not this but up to 50 crores. ठीक है, ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस qualify under the priority sector. This statement is the right statement. ठीक है, तो आपको जो अभी recent definition है in this year में जो change हुआ है definition of MSME, that you should definitely look into it. देख लेना आप एक बार इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, which of the statement given above is are correct, that is option B, that is 2 only. ठीक है, moving to the next, with reference to corporate social responsibility, that is CSR rules in India, consider the following statements. CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activities. Yes, अगर CSR रूल ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी एक्सपेंडिचर है दैट बेनिफिट्स कंपनी, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इसके किसी एम्प्लॉय को, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. ये statement wrong है। CSR rules does specify, ठीक है, CSR rules do specify what 2% of the net या फिर average net profit of company should be spent on what, should be spent as a corporate social responsibility. तो ये स्टेटमेंट जो है आपका 2 नंबर ये इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 इज योर what correct answer. Moving to the next, consider the following airports: डोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इन द रीसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड दूसरा होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टेड
प्रोजेक्ट्स है, उसको क्या करना, उसको एक्सपैंड करना, इधर एक्सपेंशन इज देयर, ठीक है, इधर उसका मॉडिफिकेशन इज देयर, ठीक है, इधर उसका मॉडर्नाइजेशन इज देयर। तो अगर एग्जिस्टेड कोई प्रोजेक्ट है और उसका अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, दैट कम्स अंडर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। और जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है मतलब क्या, नए सिरे से, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, फ्रेश प्रोजेक्ट। तो क्या है इसमें से, डॉनी पोलो एयरपोर्ट जो है आपका इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एंड जो विजयवाड़ा इंटरनेशनल है दैट इज नॉट अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, consider the following statements. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is the first रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो यूपीएससी के क्वेश्चंस को, अगर उसके स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा शांत दिमाग से पढ़ोगे, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, ठीक है, स्टिल यू आर एबल टू अप्लाई योर लॉजिक, और जो भी आपने 2-3 साल में या फिर 1 साल में आपने पढ़ाई की है, इस जर्नी में आपने जो भी कुछ सीखा है, तो वहां से एक इंसाइट आपको मिल जाएगा। और अगर जैसे ही आप उसको धीरे से ध्यान से पढ़ोगे, है ना, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए जो है फोकस जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक, आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो क्या कह रहा है कि जो PNGRB दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो, इट इज नॉट अ फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। यस, एक टास्क इसका काम है क्या, कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है गैस के लिए, वो इंश्योर करना। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस PNGRB गो बिफोर एपिलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जो है आपका क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो 2 एंड 3, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following has या फिर have occurred in the India after liberalization of economic policy in 1991? As you know कि the LPG reforms of 1991, जिसके बाद क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी जो है that has been opened, the boundary has been opened for the foreign market, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे यहाँ होने लगा। तो उसके रिपरकशंस, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं, क्या 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 हुआ। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली, ये इनॉर्मसली, ठीक है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज्ड, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, ठीक है। तो ये जो है दिस स्टेटमेंट, जो एग्रीकल्चर है इन जीडीपी वो इनॉर्मसली, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। शेयर ऑफ जो आपका शेयर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड, ये डेफिनेटली इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले व्हाट हैपेंड, क्या होता था कि क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी था, यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमी था दैट वाज नॉट ओपन फॉर फॉरेन मार्केट। सो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर दिस रिफॉर्म, एलपीजी 1991 का रिफॉर्म, जो इंडियाज का एक्सपोर्ट है इन वर्ल्ड ट्रेड गॉट इंक्रीज्ड, एफडीआई इनफ्लो जो है दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड, एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्योंकि बिफोर एलपीजी हमारे यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व था, ठीक है, जब ये आप पढ़ोगे तो मैं वहां पे बताऊंगा कि फॉरेक्स रिजर्व दैट वाज लेफ्ट फॉर फ्यू डेज, ठीक है, फॉर फ्यू डेज। और एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री वाज इन गल्फ इन व्हाट, वॉर, ठीक है, और उसकी वजह से प्राइस हाइक था, ठीक है, आपका किस चीज का, ऑयल
एंड नेचुरल गैस का। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास इतना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, ठीक है। तो ये बात सही है कि जैसे ही एलपीजी का रिफॉर्म हुआ उसके बाद जो है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंक्रीज कर गया। द स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपका जो ये ऑप्शन स्टेटमेंट ए है वन, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। मूविंग, सो ये थे 26 क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर पेपर फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।